हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अध्याय 9। तो चलिए इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छोटी आंत के तुलना में बड़ी आंत अधिक चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। तो छोटी आंत के तुलना में जो बड़ी आंत है, चौड़ा तो होता है लेकिन लंबाई में ये छोटा होता है छोटी आंत के तुलना में। और एक वयस्क मनुष्य के बड़ी आंत की जो लंबाई होता है लगभग 1.5 मीटर और चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर होता है। तो मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर। बड़ी आंत दो कार्यों को संपन्न करती है। पहला कार्य क्या करती है? तो जल का अवशोषण करना और दूसरा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। तो बड़ी आंत के तीन मुख्य भाग हैं। बड़ी आंत के मुख्य तीन भाग हैं। पहला है उंडुक, दूसरा है बृहदांत्र और तीसरा है मलाशय। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो पहला है सिकम यानी उंडुक। सिकम 6 सेंटीमीटर लंबी थैली जैसी संरचना होती है। इसकी दीवार पर सलेस्मिक रस ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो सिकम है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इसकी संरचना थैली जैसी होती है। और इसकी दीवार पर क्या होता है? सलेस्मिक रस ग्रंथियां पाई जाती हैं। सिकम के एक सिरे पर 8 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना पाई जाती है जिसका एक सिरा क्लोज होता है, बंद होता है। यह एक अवशेषी अंग है। यह क्या है? जो सिकम है एक अवशेषी अंग है जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। कृमि रूप परिशेषिका। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, परंतु पशुओं में यह पाचन क्रिया में सहायक होती है। जो अपेंडिक्स होता है मनुष्य के शरीर में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जो पशु होते हैं इनमें अपेंडिक्स जो होता है ये पाचन क्रिया में इनके लिए सहायक होता है। बड़ी आंत का जो फिगर है आप देख सकते हैं, ये बड़ी आंत का फिगर है। ये आपका अनुप्रस्थ बृहदांत्र है, ये आपका अवरोही बृहदांत्र है और ये क्या है? आरोही। ये आपका क्या है? सिकम है, ठीक है। ये आपका मलाशय है, ये वाला एरिया जो ये है आपका रेक्टम है। और ये इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बृहदांत्र। यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है जो लगभग 1.3 मीटर लंबी नलिका के रूप में होती है। इसकी आकृति उल्टे, किस तरह के उल्टे जो है उल्टे आपका यू के समान होती है। संरचनात्मक दृष्टि से यह 3 भागों में विभाजित होती है। बृहदांत्र के 3 भाग हैं: आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अवरोही कोलन। आरोही कोलन मलाशय में खुलता है जो मल द्वार के रूप में शरीर के बाहर खुलता है। इलियम और कोलन, याद रखिएगा, इलियम तथा कोलन के जोड़ पर इलियोसिकल वॉल्व उपस्थित होता है। क्या होता है? इलियोसिकल वॉल्व, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। इसके बाद है मलाशय। बृहदांत्र के अंतिम भाग को मलाशय कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। और यह एक नलिका सदृश रचना है। मानव और कुछ अन्य स्तनधारियों का मलाशय सीधा होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और यह अपशिष्ट मल के अस्थायी संग्रहण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया को प्रारंभ करता है जिससे मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद गुदा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुदा क्या है? यह मलाशय के अंतिम भाग के रूप में लगभग 1 इंच लंबी नलिका होती है जो अपशिष्ट मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। जो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है ये गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है और पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शरीर का अपशिष्ट मल के रूप में इसी मार्ग से जो है बाहर निकलता है। तो जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ये जब पूरा हो जाता है तो जो अवशेष के रूप में जो अपशिष्ट बचता है मल के रूप में इसी मार्ग से, गुदा के मार्ग से जो है बाहर निकलता है। इसके बाद सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां
तो देखिए, आहार नाल से संबंध ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं उन्हें सहायक या संबंध पाचक ग्रंथियां कहते हैं। पाचक ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के रसों का उत्सर्जन करके भोजन के पाचन में सहायता करती है। सबसे पहले लार ग्रंथियां, जो लार ग्रंथियां है इसके बारे में अगर बात करें तो मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथियां जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो अधोजिह्वा ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लाल ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के, जो मैक्सिला अस्थि है, मैक्सिला हड्डी है, इसके दोनों ओर एक एक के संख्या में जो है उपस्थित होती है, जिसे अधोहनुज ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधोहनुज ग्रंथि। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां जो है, तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक एक के संख्या में उपस्थित होती है, जो उपकर्ण ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? उपकर्ण ग्रंथि के नाम से। तो ये आपका सेलेवरी ग्लैंड्स, सेलेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर स्थित होता है। यह है आपका कर्णमूलीय ग्रंथि, यह आपका क्या है? ये जबड़ा है, ठीक है। और ये आपका अधोहनुज ग्रंथि है और ये आपका अधोजिह्वा ग्रंथि है। इसके बाद सलाइवा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लार के बारे में। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल और शेष 1% एंजाइम होता है। तो मनुष्य में 99% जो लार है, सलाइवा है, मनुष्य के लार में लगभग 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, यह है टाइलिन और लाइसोजाइम। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। जो टाइलिन है ये स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है, और जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम में प्रतिजीवाणु कारक गुण पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जो लार है, लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8 होता है और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। लार अम्लीय प्रकृति का है। जठ ग्रंथियां, जो जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होता है, जठर ग्रंथि, इसके बारे में अगर बात करें तो जठर ग्रंथियां अमाशय की श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है। ये ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के जठर रसों का स्राव करती हैं। संरचना और प्रकृति के आधार पर जठर ग्रंथियों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो जठर ग्रंथियां हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनके 3 भाग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसकी जो संरचना है, अगर इसको आप अध्ययन कीजिएगा तो इस वाले शिरा को बोलते हैं सतह श्लेष्म कोशिका। सतह श्लेष्म कोशिका, इसको बोलते हैं पार्श्विका कोशिका। यह है आपका एंडोक्राइन कोशिका। ये क्या है? ये प्रधान कोशिका है, यानी चेफ सेल है। और ये है आपका श्लेष्म ग्रीवा कोशिका। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो है, इनसे स्रावित जो क्या इनसे स्रावित होता है? तो इनसे तरल स्रावित होता है। जठर ग्रंथि के कोशिकाओं से जो स्रावित होता है वो तरल होता है, और सतह श्लेष्मा कोशिका से क्षारीय तरल स्रावित होता है, निकलता है। श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका से अम्लीय तरल निकलता है, और पार्श्विका कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। प्रधान कोशिका से पेप्सिनोजन और एंडोक्राइन कोशिका से गैस्ट्रिन जो है तरल निकलता है, तो याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं, म्यूकस का जो है स्राव करती हैं, जो श्लेष्मिक उपकला को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रखती है। तो जो श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका हैं, जो श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाएं, ये क्या करते हैं? ये श्लेष्मा का यानी म्यूकस का स्राव करती हैं, और ये श्लेष्मिक उपकला को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रखती हैं। दूसरा है पार्श्वी या आंतरिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा आंतरिक कारक का स्राव करती हैं, और आंतरिक कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। इसके बाद है प्रधान कोशिकाएं। ये कोशिकाएं पेप्सिनोजेन, याद रखिएगा, ये जो चीफ ऑफ जो सेल्स हैं,
ये पेप्सिनोजेन का स्राव करती हैं। ये कोशिकाएं पेप्सिनोजेन का स्राव करती हैं और उत्सर्जन के समय यह इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है, जिसे काइम यानी आंशिक रूप से पाचित जो भोजन होता है इसे काइम कहते हैं। ठीक है, तो जिसे काइम के द्वारा पेप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन कोशिकाओं से स्रावित होने वाले जठर रस का जो पीएच मान होता है 1.5 से 2.5 के बीच होता है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन नामक प्रो एंजाइम तथा जठर रस में लाइपेज, एमाइलेज, सलेस्म और HCI आदि अन्य पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में प्रतिदिन 2000 से 3000 मिलीलीटर जठर रस का स्राव होता है। इसके बाद यकृत यानी लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम के बीच होता है। तो 1.5 से 2 किलो के बीच होता है। यह उदर गुहा के दाईं ओर डायफ्राम से जो है लगा होता है। इसका रंग गहरा धूसर होता है। इसके निचले भाग में एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत है, जो लीवर है, इसके द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है और पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ लीवर। तो पहला है पित्त का स्राव करना। यकृत यानी लीवर हरे रंग के एक क्षारीय तरल का स्राव करता है जिसे पित्त रस यानी बाइल जूस कहते हैं और इसका पीएच मान लगभग 8.6 होता है। पित्त में उपस्थित पित्त लवण वसा के पाचन में सहायक होते हैं और पित्त रस का स्रावण यकृत के द्वारा किया जाता है। लीवर के द्वारा जो है पित्त रस का स्राव किया जाता है और इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। इसके बाद दूसरा है ग्लाइकोजिनेसिस। देखिए, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को, जो ग्लाइकोजिनेसिस है, ये क्या करता है? रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के सहायता से ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देती है, जो यकृत और पेशियों में संचित हो जाता है। यह संपूर्ण क्रिया ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। इसके बाद है ग्लाइकोजिनोलिसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलिसिस। यह ग्लाइकोजिनेसिस का विपरीत प्रक्रम है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो शरीर में ग्लूकोज की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए ग्लाइकोजेन पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके बाद है ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखिए, ग्लूकोनियोजिनेसिस एक उपापचयी क्रिया है, ठीक है, जिसे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखने के लिए कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, लिपिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल से ये सभी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लिया जाता है इन सभी से। तो याद रखिएगा, जो ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है ये क्या करता है कि ये एक मतलब कि मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं को संपन्न करता है, जिसे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखने के लिए कभी कभी ये कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों प्रोटीन, लिपिड, ग्लिसरॉल, इसके बाद ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लिया जाता है। इसके बाद है विटामिन का संश्लेषण। लीवर क्या करता है? विटामिन का संश्लेषण भी करता है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है और इसके अतिरिक्त लोहा और तांबा भी यकृत में संचित होते हैं। इसके बाद संचय, यह स्टोरेज के रूप में भी कार्य करता है, यानी यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजेन का निर्माण और संचय करता है, मतलब कि स्टोर करता है। इसके साथ ही यकृत वसा विटामिन जैसे विटामिन ए और डी तथा खनिज पदार्थों का भी ये संचय करता है, स्टोर करता है। इसके बाद उत्सर्जन। शरीर के अवयव हैं, इनमें प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जल, CO2 और अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। अमोनिया क्या है? एक विषैला पदार्थ है, इसको याद रखिएगा। और जिसे यकृत जो है यूरिया में इस अमोनिया को ट्रांसफर कर देता है। अमोनिया क्या है? एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है और इस विषैले पदार्थ को अविषैले यौगिक में बदलकर प्रभावहीन कर देता है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। इसके बाद है मृत लाल रक्त कणिकाओं का विनाश। आरबीसी का ये विनाश करता है। यकृत मृत लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। मृत
लाल रुधिर कणिकाएं यकृत के द्वारा पीत वर्णक बिलिरुबिन और बिलवर्डिन में विघटित कर दिए जाते हैं। किसमें? बिलिरुबिन और बिलवर्डिन में विघटित कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो रुधिराणुओं का निर्माण यकृत कशेरुकियों की भ्रूणावस्था में रक्त उत्पादन करता है और यकृत भ्रूण में एम्ब्रॉय में ये आरबीसीज का निर्माण भी करता है। हिपैरिन का स्राव, जो लीवर है, हिपैरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। शरीर में इसका स्राव यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद अमोनिया का विखंडन। अमोनिया एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है, जिसे यकृत कोशिकाएं यूरिया में बदल देती हैं। इस प्रकार यकृत यानी लीवर अमोनिया की विषाक्तता से शरीर की रक्षा करता है। इसके बाद यकृत के द्वारा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संग्रह और संश्लेषण किया जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में प्रोटीन के शुद्धिकरण के समय कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ यकृत में पहुंचने के बाद यकृत के द्वारा अविषैले यौगिकों में बदलकर प्रभावहीन कर दिए जाते हैं तथा यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं। यदि यकृत कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक का अवशोषण बंद कर दे तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। इसे पीलिया रोग कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद पित्ताशय के बारे में डिस्कस करेंगे। पित्ताशय यकृत के नीचे स्थित नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। जो पित्ताशय होता है ये नाशपाती के आकार के एक थैली के रूप में यकृत के नीचे स्थित रहता है। पित्ताशय याद रखिए किसमें नहीं पाई जाती है तो पंछी, चूहा, व्हेल मछली और घोड़ों में पित्ताशय नहीं पाई जाती है। यकृत के द्वारा स्रावित पित्त रस यानी बाइल जूस सिस्टिक वाहिका के द्वारा पित्ताशय में पहुंचकर संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और शल्य चिकित्सा के द्वारा पित्ताशय को हटा देना, याद रखिएगा, क्या कहलाता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा पित्ताशय को हटा देना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी। अल्ट्रासोनिक जो विकिरण है, अल्ट्रासोनिक विकिरण के द्वारा बिना शल्य क्रिया से या बिना शल्य क्रिया के पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। पित्त रस के कार्य क्या है? तो जो फंक्शन और जो बाइल जूस है यानी बाइल जूस के जो कार्य हैं, भोजन के साथ शरीर के अंदर आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। पित्त रस का जो कार्य है, भोजन के द्वारा शरीर के अंदर जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं इनको ये नष्ट करता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर पाता है। ठीक है, यह आंत की संकुचन गति को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचन रस अच्छी तरह से मिश्रित हो जाते हैं और अग्नाशयी रस निष्क्रिय लाइपेज पित्त रस के द्वारा सक्रिय कर दिए जाते हैं। तो अग्नाशयी रस और निष्क्रिय लाइपेज पित्त रस के द्वारा सक्रिय कर दिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अग्नाशय है। अग्नाशय के बारे में यानी पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अग्नाशय पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये सी अक्षर की आकृति की तरह होती है, यानी जो आकृति होती है सी की, मतलब ये सी अक्षर के तरह होती है। यह ग्रहणी के पास स्थित होती है। ठीक है, अग्नाशय एक साथ, याद रखिएगा, एक साथ जो पैंक्रियाज है एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती हैं। अग्नाशय वाहिनी तथा पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। तो अग्नाशय यानी जो पैंक्रियाज डक्ट है, इसका फिगर आप देख सकते हैं। यह आपका पित्ताशय है, ये वाला जो नाशपाती का आकार का है। ये क्या है? ये सामान्य पित्त वाहिका है और ये क्या है? ये अग्नाशय वाहिनी है। अग्नाशय के कार्य क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अग्नाशय रस का निर्माण एवं श्रावण करता है। ठीक है, जो अग्नाशय है ये रस का निर्माण और श्राव भी करता है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का यह श्राव करता है। यह अग्नाशय रस का भी श्राव करता है। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज जो है क्या करता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक पाचक एंजाइम जो है अग्नाशय रस में पाए जाते हैं।
अग्नाशय एक प्रकार का अग्नाशय रस स्रावित करता है जो नलिका के माध्यम से ग्रहणी में आ जाता है। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस के दीपिका कहलाता है। यानी जो अग्नाशय का जो एक भाग है इसको क्या कहते हैं, ये लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। और इन दीपिकाओं में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न तरल पदार्थों का स्राव करती हैं। लैंगरहैंस की कोशिकाओं से स्रावित जो पदार्थ है, आप देख सकते हैं अल्फा कोशिकाओं से जो जिस पदार्थ का स्राव होता है इसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। बीटा कोशिका से इंसुलिन और इमाइलिन। गामा कोशिकाओं से अग्नाशी पॉलीपेप्टाइड। डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन और एप्सिलॉन कोशिकाओं से ग्रेलिन नामक जो है पदार्थों का स्राव होता है। इंसुलिन के कम स्राव के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। जब इंसुलिन का कम स्राव होता है तो मधुमेह होता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आंतरीय ग्रंथियां। तो आंतरीय जो ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियों के अतिरिक्त छोटी आंत की दीवार पर आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आंतररस लिपिड पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं और इसे सकस एस्टेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सकस एस्टेरिकस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लसिका कोशिकाओं के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो है अवशोषण किया जाता है। लसिका कोशिकाओं के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण किया जाता है। विटामिन ए और डी यकृत में संचित होता है। इंसुलिन की खोज 1921 में बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज 1921 में किसने? तो बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। मल में दुर्गंध जो है, याद रखिएगा, जो मल होता है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनमें जो दुर्गंध होता है इंडोल और एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। अमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सीटिक कोशिकाओं में या जो ऑक्सीटिक जो कोशिकाएं हैं इनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो बाइल जूस है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस का स्राव केवल रासायनिक प्रेरणा के कारण होता है। ठीक है, रासायनिक प्रेरणा के कारण। लार का स्राव तंत्रिकीय नियंत्रण के अधीन होता है। यकृत में हिपैरिन नामक पदार्थ बनता है जो रक्त को जमने से रोकता है। पाचन की जो प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भोजन के 5 चरण होते हैं। ये जो 5 चरण है, पहला जो चरण है अगर बात करें तो क्या होता है? पहले चरण में होता है अंतर्ग्रहण, यानी मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना। दूसरा चरण क्या है? पाचन। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो शरीर में जब जाता है, अंदर में जाता है, तो इसका डाइजेशन होता है जिससे भोजन में उपस्थित जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। तृतीय चरण में अवशोषण होता है, यानी पाचन क्रिया मुख्य से प्रारंभ होकर छोटी आंत में पूर्ण होती है और इसके बाद भोजन का आंत के द्वारा जो है अवशोषण होता है। और इसके बाद पाचक भोजन है आंत के रंसांकुरो लैक्टिकल्स, याद रखिएगा, रंसांकुरो लैक्टिकल्स के द्वारा अवशोषित किया जाता है। चौथे चरण में क्या होता है कि इस चौथे चरण में मल स्वांगीकरण होता है। इस प्रक्रिया में रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद 5वें चरण में परित्याग होता है, यानी जो अपचित भोजन है, यानी डाइजेस्ट होने के बाद जो शेष पदार्थ या शेष से जो अवशेष बचते हैं इनको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और वहां से इसमें जल जो है अवशोषित हो जाता है, जल मिल जाता है और क्रमानुकुंचन के द्वारा अपचित भोजन, यानी जो पचा हुआ भोजन नहीं है, जो अपशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, ये छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है और जल के पुनः अवशोषण के बाद अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के द्वारा जो है ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो 5 चरण होते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक यांत्रिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन के अंतर्गत अगर बात करें तो भोजन को चबाना, मसलना, पीसना, काटना, निगलना और क्रमानुकुंचन क्रियाएं शामिल होती हैं। रासायनिक पाचन में अगर बात करें तो विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से पाचन क्रिया जो है संपन्न होती है, तब उसे रासायनिक पाचन कहा जाता है और भोजन की पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में पाचन। देखिए, मुख गुहा में यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की पाचन क्रियाएं संपन्न होती हैं। मुख गुहा में भोजन को दांतों के सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है।
मुख गुहा में यानी मुख के अंदर लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, जिससे एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इस लार में एमाइलेज एंजाइम मिलता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में क्या कर देता है, विघटित कर देता है। ग्रसनी में पाचन होता है। मुख गुहा से लार मिश्रित भोजन यानी जो बोलस होता है ये ग्रास नली में पहुंचता है, और भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में क्रमांकुंचन गति जो है प्रारंभ हो जाती है, और इस गति के कारण भोजन जो होता है धीरे धीरे अमाशय में पहुंचता है, और ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रियाएं नहीं होती है। अमाशय में पाचन कैसे होता है, तो अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय की अम्लजनक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह भोजन में उपस्थित टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को भी यह नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में यह परिवर्तित कर देता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय प्रोनेनिन को सक्रिय रेनिन में परिवर्तित कर देता है, जो दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस भोजन के पाचन में सहायता करता है तथा जठर रस का जो पीएच मान होता है 1 से 3 के बीच होता है, याद रखिएगा। और अमाशय में म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा म्यूकस का स्राव होता है, जो अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अमाशय में पचा हुआ जो भोजन है काइम कहलाता है, तथा अमाशय से जो काइम है ग्रहणी में पहुंचता है, और ग्रहणी छोटी आंत का ऊपरी भाग है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में पाचक रस के रूप में मुख्यतः पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत्र रस भोजन में मिश्रित होते हैं। इसका जो विवरण है आप देख सकते हैं। ये आपका बड़ी आंत है, ठीक है, ये आपका छोटी आंत है, और ये क्या है, गुदा है। पित्त रस यानी बाइल जूस, यह हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह यकृत के द्वारा जो है लीवर के द्वारा स्रावित होता है तथा पित्ताशय में यह संचित रहता है। इसका पीएच मान लगभग 8.6 होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायता करता है, और मनुष्य में प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर जो है पित्त बनता है। पित्त रस में पित्त वर्णक के रूप में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाया जाता है। पित्त रस आप देख सकते हैं, इसका 2 भाग है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत अगर बात करें तो पित्त लवण और पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आता है। ठीक है, इसके बाद अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, याद रखिएगा। इसके बाद अग्नाशयी रस, यह अग्नाशयी कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका पीएच मान लगभग कितना होता है, 7.8 से 8.3 के बीच होता है। अग्नाशयी रस में 98% जल और शेष 2% भाग में लवण और एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में भोजन के तीनों प्रकार यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने के एंजाइम होते हैं। इनको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें एंजाइम होते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें मुख्यतः याद रखिएगा, इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम माल्टेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं। इसमें लाइपेज वसा का, माल्टेज एवं एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद है आंत्र रस। आंत्र रस पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है। पीएच मान 8 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंत्र रस जो है स्रावित होता है। आंत्र रस में निम्न एंजाइम होते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल जो जूस है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस, इसमें क्या होते हैं, निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे पहला है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो जो इरेप्सिन है यह प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। जो सुक्रोज है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। और जो लैक्टेस है यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। और जो लाइपेज है यह इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है सीकम में पाचन। सीकम में पाचन कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं।
तो मनुष्य में सीकम के अत्यंत छोटा होने के कारण सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है। शाकाहारी जीवों में मांसाहारी जीवों की अपेक्षा अधिक प्रभावी रूप से सेल्यूलोज का पाचन होता है और छोटी आंत में बचा अपचित भोजन, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो वाली भोजन बड़ी आंत में जब प्रवेश करता है तब वहां बड़ी आंत के दीवारों में कुछ लवणों और जलों का जो है अवशोषण हो जाता है। शेष अपचित भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर जो है मल द्वार के द्वारा निकल जाते हैं और इस प्रकार पाचन की क्रियाएं संपन्न हो जाती है। पाचन तंत्र से संबंधित जो रोग हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है पीलिया, जॉन्डिस। इसके लक्षण क्या है? तो इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में यानी जॉन्डिस में जो यकृत है, जो लीवर है, ये प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख में पीत वर्णकों के जमा हो जाने से ये क्या होते हैं, इनका रंग जो होता है पीले रंग का दिखाई देते हैं। त्वचा और आंख पीला हो जाता है। इसके बाद है उल्टी, वोमिटिंग। यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया जो है, याद रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो ऑब्लिगेंटा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसमें स्थित उल्टी केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। इसके बाद है दस्त। विषाणु या जीवाणु संक्रमण के कारण मल में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इसमें भोजन और शोषण की क्रिया घट जाती है। इसके बाद है कब्ज। कब्ज में मलाशय में कब्ज जो है, कब्ज में क्या होता है कि मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की सक्रियता अनियमित हो जाती है, तो कब्ज हो जाता है। अपच, यानी अपच क्या है? इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पच पाता है, पेट भरा भरा महसूस होता है, एंजाइमों के स्राव में कमी, व्याग्रता, खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, अधिक भोजन करने और मसालेदार भोजन ग्रहण करने के कारण यह रोग हो जाता है, अपच हो जाता है। इसके बाद डायबिटीज। यह रोग इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण होता है, यानी जो इंसुलिन है कम स्राव होगा तो डायबिटीज हो जाएगा। और जब शरीर की कोशिकाएं रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण यह रोग हो जाता है। और भारत में लगभग 5% लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। इसके बाद है याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया क्या है? तो इंसुलिन के अतिस्राव यानी आवश्यकता से ज्यादा स्राव से रक्त में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो इंसुलिन जो है सबसे ज्यादा स्राव होने लगता है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है और इस रोग के होने से जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है। इसके बाद है बवासीर। इस दशा में मलाशय की शिराएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। यकृत सिरोसिस क्या है? देखिए, यह यकृत से संबंधित रोग है जिसमें यकृत का बाह्य आवरण और मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं, कठोर हो जाती हैं। मनुष्य में यह बीमारी अधिक शराब पीने और हेपेटाइटिस बी तथा सी के वायरस के संपर्क में आने से होता है। वर्तमान में इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यकृत प्रत्यारोपण है, लीवर ट्रांसप्लांट है। इसके अतिरिक्त पेचिस, गलसुआ, हैजा आदि संक्रामक रोग भी पाचन तंत्र को ये प्रभावित करते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति क्या कहलाता है? भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को क्रमांकुंचन कहते हैं। याद रखिएगा, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। प्रश्न संख्या 3 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में हेल्प करता है? तो स्टार्च के पाचन में। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत यानी लीवर। पित्त जमा होता है कहां पर? पित्त जमा होता है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय में। 7 नंबर, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अवघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा
वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है? क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? तो ग्लूकोज, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो ब्लड के प्यूरिफिकेशन से संबंधित है? तो गुर्दे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11, वर्मी फार्म अपेंडिक्स क्या है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स है ऑब्सेसी अंग, यानी बी ऑप्शन। और 12 नंबर है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही जो है ह्रस्वान क्रम है? ठीक है, ह्रस्वान क्रम कौन सा है? तो बताइए, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। तो क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की जो लंबाई है, इसका जो सही ह्रस्वान क्रम है वो है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र के भित्तियों से तेज गति से जो है अवशोषित होगा? कौन सा एक पाचन तंत्र के भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? तो मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल, मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल। 14 नंबर है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, बताइए दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन का, याद रखिएगा डेंटाइन का जो दांत हैं, जो दांत होते हैं, तीत होते हैं, मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। 16 नंबर है, पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? तो बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन, ये सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।